पैदाइश के फौरन बाद ही कोई इंजेक्शन लगाया जाता है, वो कौन सा होता है? वो टीबी का इंजेक्शन होता है, बीसीजी, उसको बीसीजी कहते हैं उसको। ये टीबी से बच्चे को बचाता है। जो बच्चे वैक्सीन नहीं करवा सके किसी वजह से या पेरेंट्स को आगाही नहीं है, तो क्या वो लेटर ऑन लगवा सकते हैं यही वाली डोजेस? बात का ये था कि कुछ दो किस्म के लोग हैं। कुछ तो ये होते हैं कि जिन्होंने लगाया कुछ तो बाकी छोड़ दिए, ठीक है ना, उन्हें तो जो बाकी रहते हैं वो पूरे करने चाहिए। जो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनको क्या खतरात लाहक हो सकते हैं? अगर कोई बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं है, उसको टीबी हो जाए, वो कितना खतरनाक है। उसको पोलियो हो जाए, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ अफेयर्स पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट अरूज बेग। नाजरीन, आज का एपिसोड बहुत ही अहम है, बहुत ही हसास है, बहुत ही प्रेसिंग इशू पे है और हर वालिदैन के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, वो है बच्चों की वैक्सीनेशन। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम वैक्सीनेशन के शेड्यूल को ठीक तरह से फॉलो करते हैं? क्या हम वाकई ही इसकी अहमियत को संजीदगी से लेते हैं? इन सारे सवालात का जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर तारिक महमूद मियां। सर, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। सर, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि वैक्सीनेशन जो बच्चों को पैदाइश से लेकर 27 सालों तक रिकमेंडेड है, तो वो कितना ज़रूरी है, उसकी अहमियत क्या है? 1978 से हमारे यहाँ जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI जिसको कहते हैं, ये 1978 में शुरू हुआ। 1978 में जो हमारी पाकिस्तान की आबादी थी वो तकरीबन कोई 60-70 मिलियन थी। आज जो है 259 मिलियन हो चुकी है। तो अगर ये वैक्सीन बांझपन कर रही होती, मैं तो बल्कि कहता हूँ कि अगर कर रही होती तो शायद अच्छा होता हमारे मुल्क के लिए, चूँकि बांझपन ये कर रही हैं वैक्सीन, तो फिर हमारी हालत ये है कि कहाँ 67, कहाँ 259 मिलियन। कोई भी जब इन्फेक्शन होता है तो जिस्म में जरासीम दाखिल होता है जब, तो उसके खिलाफ जैसे किसी मुल्क पे कोई फौज हमला कर देती है तो आपकी फौज जो होती है उसका मुकाबला करने के लिए बॉर्डर पे आ जाती है। सही। इसी तरह जरासीम जब कोई हमला करता है तो हमारे अंदर भी एक फौज है जिसको हमारा इम्यून सिस्टम कहते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो फिर तो क्या है, जो भी जरासीम दाखिल होगा हमारी इम्यूनिटी उसको खत्म कर देगी, उनकी लड़ाई होगी, उनको वो मार देंगे और आपको बीमारी नहीं होगी। और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ रोज के पता नहीं कितने जरासीम बीमारियों के एंटर होते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम उनको ख़त्म कर देता है। जो इम्यूनो डेफिशिएंट होते हैं, जैसे किसी का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, या कुछ ऐसे बीमारियां हैं जिसमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, उनको तो छोटा मोटा भी इन्फेक्शन हो जाए तो वो बड़ा जानलेवा हो जाता है। तो ये काम क्या करती है कि वो जरासीम आया, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज, जरासीम का जहर को हम एंटीजन कहते हैं, और जो उसके खिलाफ हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत बनती है उसको एंटीबॉडीज कहते हैं। तो कुछ जरासीमों के खिलाफ तो लाइफ लॉन्ग आपके यहाँ एंटीबॉडीज बन जाती है। कोई इन्फेक्शन एक दफ़ा हुआ, अब वो सारी ज़िंदगी जब तक आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो आपको नहीं होगा। इस सिस्टम से फ़ायदा उठाते हुए साइंसदानों ने ये देखा कि एक जरासीम है, उसमें दो ताकतें हैं। एक जरासीम के अंदर बीमारी करने की कुव्वत है, और दूसरी ये है कि उसके एंटीजन की वजह से जिसको वो दाखिल हो रहा है मरीज के, उसमें एंटीबॉडी बनाने की कुव्वत है। तो लिहाजा वैक्सीन में क्या किया उन्होंने, जो उसकी एंटीजेनेसिटी थी, जो बीमारी बनाने की कुव्वत थी, उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन वही जरासीम जिसमें वो एंटीजेनेसिटी ख़त्म कर दी, उसको इंजेक्ट किया, तो वही जरासीम अब एंटीबॉडीज तो बना रहा है लेकिन बीमारी नहीं आपको काज कर। तो ये जो वैक्सीन है बच्चों में, ये 6 बीमारियों से शुरू हुई। उसमें अपना था BCG थी जो कि ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन है, DPT थी जो डिफ्थीरिया खन्नाक जिसको कहते हैं, काली खांसी, टेटनस, ठीक है जी। उसके बाद मीजल्स, खसरा, मम्प्स वगैरह, जो कान पेड़े वगैरह। तो ये इन सब की जो वैक्सीन थी ये पहले
शुरू ये कराई गई। सर पैदाइश के फौरन बाद ही कोई इंजेक्शन लगाया जाता है, वो कौन सा होता है? वो टीबी का इंजेक्शन होता है, बीसीजी, उसको बीसीजी कहते हैं उसको। ये टीबी से बच्चे को बचाता है। और हमारे तो सर उसको फौरन लगाना है, क्यों इतना जरूरी समझा जाता है? वो इसलिए ज़रूरी होता है कि बच्चे के अंदर कुव्वत मुदाफ़त उस जरासीम के खिलाफ नहीं है। हमारे मुल्क में टीबी इतना कॉमन है कि मिलियंस की तादाद में हैं टीबी के पेशेंट, और एक टीबी का पेशेंट 12 से 15 मरीज हर साल नए पैदा करता है। और अब रेजिस्टेंट टीबी आ गई है जिसका ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल है। तो अगर उसने किसी ने रेजिस्टेंट पेशेंट ने किसी को आगे लगा दी तो वो भी रेजिस्टेंट टीबी होगी। तो ये टीबी कैसे ट्रांसफर होता है? जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस में ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं या छींकते हैं या खांसी करते हैं, जो अक्सर इनको खांसी होती है। खांसी करते हैं तो फजा में वो जरासीम फैल जाते हैं। उस कमरे में कोई सांस लेगा या उस मरीज के पास ज्यादा देर रहेगा, और अक्सर ये जो पुअर पेशेंट उनमें ज्यादा होता है। उसकी रीजन ये है कि एक ही कमरा होता है, वहाँ पे सारे घर वाले रह रहे होते हैं, मरीज खांस रहा होता है, वेंटिलेशन प्रॉपर होती को नहीं, और वैसे भी जो एक गरीब पेशेंट है उसकी इतनी डाइट भी नहीं कि उसकी इम्यूनिटी ठीक हो, तो इम्यूनिटी भी लो होती है, तो लिहाजा वो उससे लग जाता है। सही। मतलब है कि क्लोज कांटेक्ट से लग जाता है, उसका कोई अपना बिस्तर आपने इस्तेमाल किया या कोई इस तरह की इन चीज़ों से ना वो लग जाता है। सबसे पहले इसलिए लगा देते हैं कि खुदा न खास्ता बच्चे को जरासीम लग गए टीबी के, तो ये आगे चल के बड़ा मसला होता है। कुछ चीज़ों की इम्यूनिटी ट्रांसफ़र हो जाती है माँ से। पहला इंजेक्शन 6 हफ्ते में लगता है। अच्छा। तो उसकी, लेकिन टीबी की जो है ना वो नहीं होती, तो इसे फौरी तौर पे लगाना पड़ता है ताकि उसको इमीडिएटली लग जाए। उसके अलावा 0 डोज दे देते हैं पोलियो की शुरू में पहले दिन ही। ठीक है। तो ये जो है ना उसके बाद जब बच्चा 6 हफ्ते का होता है, फिर 10 हफ्ते का, फिर 14 हफ्ते का। ठीक है। तो ये महीने महीने के वक्फे से ये फिर बाकी इंजेक्शन जो है वो लगते हैं। और फिर 9वें महीने में खसरे का और रुबेला का। ठीक है जी। रुबेला मर्दों में इतना नहीं मसला, लेकिन खवातीन में अगर रुबेला फैल जाए तो वो जब प्रेग्नेंट होती हैं तो फिर बच्चे के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट होता है। उनकी प्रेगनेंसी की भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, बच्चे की भी कई खराबियां पैदा हो जाती हैं कंजेनिटली। डायरिया का वायरस था रोटा वायरस, ये गर्मियों में इतना ज़्यादा फैल जाता था कि हमारी जो अंडर 5 ईयर चाइल्ड मोर्टेलिटी है ये 2 वजह से, एक निमोनिया से और एक डायरिया से। हमारे यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा है मोर्टेलिटी बच्चों में। तो अब रोटा वायरस जो है वो भी इन्होंने इसमें शामिल कर दिया। जो बच्चे वैक्सीन नहीं करवा सके किसी वजह से या पेरेंट्स को आगाही नहीं है, तो क्या वो लेटर ऑन लगवा सकते हैं यही वाली डोजेस? किस एज तक वो लगवा सकते हैं? देखिए बात का यह है कि कुछ 2 किस्म के लोग हैं। कुछ तो ये होते हैं कि जिन्होंने लगाया कुछ तो बाकी छोड़ दिए, ठीक है ना, उन्हें तो जो बाकी रहते हैं वो पूरे करने चाहिए। 15 माह की उम्र तक तो सबको, अगर वो रह भी गए हैं उनको लगवा देने चाहिए। इवन इससे भी बड़े हो गए हैं तो फिर भी उन्हें लग सकता है ताकि वो बीमारियों से बच जाए। एक लड़कियों की जो वैक्सीन है वो भी गवर्नमेंट, हालांकि बड़ी महंगी वैक्सीन है, लेकिन गवर्नमेंट अब वो देने जा रही है बच्चियों में। वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, सर्वाइकल कैंसर के लिए। ठीक है जी। वो रूटीन इम्यूनाइजेशन में शामिल कर दी गई है। हमारे यहाँ फ्लू की जो बड़ा हो जाता था वो भी जानलेवा हो जाता था, निमोनिया हो गया अगर, न्यूमोकॉकल जो है उसकी निमोनिया की वो वैक्सीन है। उसके अलावा अपना बाकी मतलब 7-8 12 बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन मौजूद है। जो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनको क्या खतरात लाहक हो सकते हैं? इनमें से कोई बीमारी भी ले लें, मसलन अगर कोई बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं है, उसको टीबी हो जाए, वो कितना खतरनाक है। उसको पोलियो हो जाए, उसका एक लिम्ब जो है, एक टांग चली जाएगी, वो सारी जिंदगी के लिए अपाज हो गया। फिर ये है कि आगे आ जाए डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया में क्या होता है कि ये जो सांस अंदर जहाँ से शुरू होता है हमारा मुंह के पीछे, वहाँ पे एक झिल्ली, और वो ऐसी झिल्ली ये जरासीम बना देता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आपका सांस बंद हो रहा होता है, और कई दफ़ा इनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। तो इसमें भी मोर्टेलिटी, अगर ये बिगड़ जाए तो मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद काली खांसी।
काली खांसी वाला बच्चा जो है वो जितना मिजरेबल तरीके से सर, इसको काली खांसी क्यों कहते हैं? ये किस तरह के इसकी सिम्टम्स होते हैं? वूपिंग कफ भी कहते हैं कि वो ऐसे खांस रहा होता है लगातार लगातार, तो खीर पे इस तरह की आवाज आती है, वूपिंग कफ अंग्रेजी में। और उसको काली खांसी इसलिए कि बच्चे का ना रंग काला सा हो जाता है, इसलिए कि वो सांस प्रॉपर ले नहीं रहा होता, खांसी जा रहा होता है, तो उसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ब्लड में, क्योंकि सांस नहीं ले रहा तो वो ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, रंग जरा काला सा हो जाता है, इसलिए उसको काली खांसी कह दिया। बड़ी सीवियर होती है। अच्छा, आप अंदाजा करें कि जब ये सारी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम नहीं था तब बेशुमार बच्चे और माएँ टेटनस की वजह से, और टेटनस अगर किसी को हो जाए तो मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, 85-90% मोर्टेलिटी है, ठीक है, बंदा उससे बच नहीं सकता। लेकिन अब जब से ये वैक्सीन लगनी शुरू हुई है, ये माओं को भी लगती है जी। माओं को इसलिए लगती है कि वो बच्चे में आगे ट्रांसफर ना हो। माओं को जो कि जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है उनको पहला इंजेक्शन 7वें महीने में लगता है, ठीक है, उसके बाद 1 महीने बाद दूसरा। तो जिनको पहले लगा हुआ है और उनका बच्चे की पैदाइश जो छोटा बच्चा उसकी उम्र 5 साल से ज्यादा नहीं है तो फिर उनको एक ही इंजेक्शन लगता है। कुछ गवर्नमेंट ने अब शुरू कर दिया है कि फीमेल्स में या प्रेग्नेंट जो अभी नहीं है तो पहले उनका जो कोर्स है टेटनस का वो पूरा गवर्नमेंट कर रही है, तो जिनके पास वो सर्टिफिकेट हो फिर उन्हें नहीं लगता। तो अब ये हिफाजती टीके लगने से टेटनस के केसेस जो हैं वो बहुत कम हो गए। और इसी तरह हमने कोविड में देखा जी। कोविड में अब देखें कितनी वबा के पूरी दुनिया को उसने घेर लिया, तो उससे हमारी बचत जो है वो सिर्फ वैक्सीन से हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये पब्लिक को एक मिथ को क्लियर करना चाहूंगा कि खुदारा ये कोई साजिश नहीं है। अब देखें, साजिश सिर्फ पाकिस्तान में ही होनी थी, दुनिया में कितने मुसलमान मुल्क हैं, सऊदी अरब जिसको हम अपना एक, चूंकि वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा, वहाँ पे खाना काबा, तो उसको हम अवलियत देते हैं, वहाँ पे पूरे सऊदी अरब में ये वैक्सीनेशन होती है। फिर तमाम इस्लामी मुल्क जितने भी हैं सब में होती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसी साजिश जो कि हर जगह पे हो रही है। वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? अक्सर पेरेंट्स देखते हैं कि उनको वैक्सीन बच्चों को करवाया है, उनको फीवर हो गया है, तो इससे डरते हुए वो वैक्सीन भी नहीं करवाते कि ये शायद इसको साइड इफेक्ट है। देखें, वैक्सीन जो क्या होता है बेसिकली तो ये जरासीम है ना, वो एंटर हुए, वो उनके बीमारी पैदा करने की सलाहियत ख़त्म कर दी गई है, लेकिन फिर भी इंजेक्शन जब लगता है तो उसमें इंजेक्शन वाली जगह पे थोड़ी बहुत दर्द या स्वेलिंग और उसके बाद थोड़ा सा बुखार, तो इसका सिर्फ इलाज ये है कि पैनाडोल सिरप या कतरे उन्हें दे दें, उससे ये है कि उनका पैरास्टामोल से उनका वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 1-2 दिन होगा और फिर ख़त्म हो जाएगा, उसमें कतई कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊं कि अगर खुदा ना एक छोटी सी मतलब 1% तकलीफ अगर है भी फर्ज कर लें तो उससे इतने बड़े फायदे जो मैं बीमारियां गिनवाई हैं, किसी को जरा हो जाए ना, किसी के बच्चे को, तो उसकी जान पे बनी होती है। खसरा जो है इतनी बुरी कंडीशन होती है बच्चे की, काफी दिन बुखार ही नहीं उतरता, बच्चा खाता पीता कुछ नहीं, नडाल हो चुका होता है, तो बड़ी मिजरेबल 10-15 दिन जो है ना वो कहीं नहीं गए। सर, देखने में आता है कि वैक्सीनेटेड है बच्चा लेकिन उसको फिर भी मिजल्स, ये खसरा जो है ना वो हो जाता है। पहले ना खसरा सिर्फ एक ही डोज लगती थी 9वें महीने, अब उसकी 2 डोजेज कर दी गई हैं, 9वें महीने में और 15वें महीने में, ठीक है जी। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि चांसेस खसरे के होने के बहुत कम हो गए। तो सर, कुछ लोग कहते हैं कि ये वैक्सीनेशन करवा के बच्चों में ज़हनी बीमारियां या ऑटिज्म वगैरह आ जाती है, तो क्या ये दुरुस्त है? एक वैक्सीन तैयार करने में कई साल लगते हैं और कई उसके ट्रायल होते हैं, पहले एनिमल्स पे होते हैं, फिर उसके बाद वॉलंटियर ह्यूमंस के ऊपर होते हैं, फिर उसके बाद कई मुल्कों में ये ट्रायल होते हैं, तब जाके उसको मंजूरी मिलती है उस वैक्सीन को कि ये खतरनाक नहीं है। अब देखें 78 से काम शुरू हुआ है, तो अब तक आपने कितने बच्चों को ऑटिज्म देखा है
ठीक है जी। ये एक इसकी काजेज और हैं, बिल्कुल जी, ठीक है। इसका इस वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने अपने ख़ानदान में देखें कि जिन बच्चों ने लगाई हुई वैक्सीन वो बीमारियों से महफूज है। तो सर आखिर में एक कम्प्रीहेंसिव सा मैसेज बता दें पेरेंट्स को कि उनको अपने बच्चों के मुस्तकबिल की, अपने बच्चों की सेहत के लिए क्या करना चाहिए? बच्चा तो इस आपके रहमो करम पे है ना जी। उसने अपने फैसले खुद तो नहीं करने। वो तो जब बड़ा होगा और उसको पता चलेगा कि मुझे पोलियो जो हुआ है मेरे माँ बाप की गफलत से हुआ है, तो वो उसके ऊपर क्या बीतेगी। हमारे एक दो क्लास फेलो थे जिन्हें ये था पोलियो का मसला, तो ऑनेस्टली मतलब है कि बंदा सोच के परेशान हो जाता है कि उनके ऊपर क्या मिजरेबल कंडीशन होती है। तो हम और उसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, ठीक है ना। तो ये माँ बाप की गफलत का नतीजा है। इसी तरह हमारे यहाँ 5 साल से कम उम्र के बच्चों में जो शरह मौत है वो इतनी ज़्यादा है, पूरी दुनिया से ज़्यादा है। वजह क्या है कि हमारे लोग फांसी टीके नहीं लगवाते। तो मैं आपके प्रोग्राम की वसाजत से मैं ये तमाम वालिदैन से ये कहूँगा कि प्लीज़ वैक्सीन कोई ख़तरनाक नहीं है, कोई ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई साजिश नहीं है मुसलमानों के ख़िलाफ़। ये एक साइंटिफिक तरीका है बीमारियों से बचने का। तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाएं और उन्हें ये 12 बीमारियां जो कि इंतहाई ख़तरनाक बीमारियां हैं इनसे आप उन्हें वैक्सीन के ज़रिए बचा लें। थैंक यू सो मच सर। नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर साहब बहुत ही एक आई ओपनिंग हक़ाइक़ जो है उनसे आगाह कर रहे थे कि वैक्सीन जो है जिसको हम कॉन्स्पायरेसी समझ के, कोई साजिश समझ के हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा रहे होते हैं, ये बिल्कुल कोई ऐसी साजिश नहीं है, बिल्कुल सेफ़ होती है। बर वक्त लिए किए गए इक़दामात जो होते हैं वो आपके मुस्तकबिल के ख़तरों से बचाते हैं। तो अपने बच्चों को बिल्कुल उनकी सेहत पे कंप्रोमाइज़ ना करें, उनको टाइम पे वैक्सीनेशन लगवाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।